वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 8 से 9 नवंबर, 8 तारीख का भी और 9 तारीख का भी जो भी करंट का क्वेश्चन होगा वो आज इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। सभी करंट के क्वेश्चन 2 दिन के, ओके, विद स्टैटिक पॉइंट। सभी कंट्री के सभी स्टेट्स में जो भी करंट की न्यूज होगी वो सभी क्वेश्चन आज हम करेंगे, ओके। तो देखिए बेटा इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होता है, देखें। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इनफ्यूज मिशन लॉन्च किया गया है? इनफ्यूज मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? कौन सी स्पेस एजेंसी का है बेटा ये इनफ्यूज मिशन? तो ये इनफ्यूज मिशन बेटा ये है इसरो का, नासा का, जाक्सा का या फिर नन ऑफ दीज? तो बेटा आंसर है नासा। ये नासा का इनफ्यूज मिशन है। ये मिशन किसके लिए है बेटा? ये मिशन किसके लिए है? ये नासा ने लॉन्च किया है अभी। और ये किसके लिए लॉन्च किया बेटा? देखो सुपरनोवा तारा था कोई, सुपरनोवा स्टार, सुपरनोवा तारा, ठीक है। हालांकि सुपरनोवा क्या चीज होती है मैं आपको ये बताऊं। सुपरनोवा वो स्थिति होती है बेटा जब किसी तारे में विस्फोट हो जाता है, भयंकर तेज विस्फोट होता है, ब्लास्ट होता है, फट जाता है वो। उस स्थिति को, उस कंडीशन को बोलते हैं सुपरनोवा। तो आज से तकरीबन 20,000 साल पहले हमारा जो सूर्य है, इस सन से भी 20,000 साल पहले इस सूर्य से 20 गुना 20 टाइम ज्यादा बड़ा एक स्टार था। उसमें अपने ही जी फोर्स के कारण, अपने ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसमें विस्फोट हो गया। तो अभी उसके कुछ टुकड़े हैं। तो उन टुकड़ों की खोज करने के लिए अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसने एक मिशन तैयार किया है जिसका नाम है इनफ्यूज। तो बेटा ये जो सुपरनोवा तारा था जिसमें विस्फोट हुआ, इसका नाम था क्या? इसका नाम था सिग्नियस। देखो मैं लिख देता हूं, इसका नाम था बेटा सिग्नस, ठीक है, सिग्नस। इसके लिए ये मिशन जो है ये लॉन्च किया है किसने? नासा ने, ठीक है। सुपरनोवा तारा जिसमें विस्फोट हो गया था 20,000 साल पहले, हमारे सूर्य से भी 20 गुना बड़ा था। तो इसके अवशेष हैं, इसके टुकड़े बचे हुए हैं। इनकी जांच के लिए, इसकी रिसर्च के लिए अभी एक मिशन स्टार्ट किया है नासा ने, अमेरिका ने, है ना, जिसका नाम है सिग्नस। सुपरनोवा तारा जिसका नाम है सुपरनोवा सिग्नस, ओके। बात समझ में आ गई? अब मैं थोड़ा सा नासा के बारे में आपको बताऊं, सुनिए। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? 1958 में। कहां पर? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। किधर? अमेरिका में, यूएसए में। वाशिंगटन इज द कैपिटल ऑफ यूएसए, ओके। नासा। ये इसरो कहां की बेटा? इसरो अपनी भारत की स्पेस एजेंसी, सबको मालूम है ना। जाक्सा किधर की है बेटा? जाक्सा है जापान की, ओके। तो ये स्पेस एजेंसी हैं दोनों, ठीक है। तो बेटा ये एक और आती है जो कि रसिया की है, रोसकोस्मोस, वो रसिया की है। आजकल यही स्पेस एजेंसी है बेटा जो कि काम कर रही है अभी लगातार, ठीक है। तो इसरो हमारी है, नासा अमेरिका की है, जाक्सा जापान की है, ओके। बात समझ में आ गई? कहां की है? अमेरिका की। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। विध्वंसक पोत सूरत स्वदेशी मिसाइल। दे बेटा ये जो सूरत है ये यहां पर मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। आप यहां इसको काट दो, सुनिए। विध्वंसक, मिसाइल विध्वंसक, पूरा यहां पर लिखो, मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत। ये स्वदेशी तकनीक से बना है, स्वदेशी तकनीक, स्वदेशी हमारे देश का ये इसका अनावरण स्वदेशी तकनीक से बना। तो इसका अनावरण कहां पर किया गया है बेटा? कुल मिला के बात ये है, जो मिसाइल विध्वंसक पोत है इसका नाम है सूरत। मिसाइल विध्वंसक पोत का नाम क्या है बेटा? सूरत, ठीक है। और ये अपने स्वदेशी तकनीक से बना, स्वदेशी है बेटा ये। इसका अनावरण कहां पर किया गया है?
तो आंसर इज सूरत, सूरत शहर में ही किया गया है ना। देखो जैसा कि आपको इस शिप पे दिख रहा है, ये सूरत लिखा हुआ, ये रहा पिक्चर में आप देख सकते हो, है ना। तो सूरत शहर के अंदर ही सूरत एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये इंग्लिश में पढ़ो, बिल्कुल ठीक है, सुनिए। वेयर हैज द इंडिजीनियस मिसाइल डिस्ट्रॉयर सूरत बीन इनवेल्ड। तो बेटा ये अनवेल्ड है, यानी बना है, स्वदेश तकनीक से बना है अपना, ठीक है। तो इसका नाम है सूरत, और सूरत ये मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। मिसाइल डिस्ट्रॉयर यानी मिसाइल को भी खत्म कर सकता है, क्षमता है इसमें। और ये कहां पर बना है? सूरत में बनाया गया है। इसका खुद का नाम भी सूरत है। ऐसा पहला ये जहाज है जो किसी शहर के नाम पर इसका नाम है, गुजरात का ये पहला है। ओके, सूरत। आप मुझे बताओगे सूरत किस नदी के किनारे पर है? सूरत है बेटा ताप्ती नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर? ताप्ती नदी के किनारे पर। अब मैं सूरत को थोड़ा सा हिस्ट्री से जोड़ता हूं, ध्यान से सुनना, है ना। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो शिप है अपना, इसका नाम सूरत है, और ये कहां पर इसका अनावरण हुआ है? सूरत के अंदर ही इसका अनावरण कर दिया गया बेटा। ये गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, गुजरात के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, तो भूपेंद्र पटेल ने इसका अनावरण किया है। ओके, ध्यान रहेगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गांधीनगर किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे। अहमदाबाद भी साबरमती नदी के किनारे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। थोड़ा सा मैं सूरत के बारे में इतिहास को जोड़ता हूं, सुनिए। ये वही सूरत है जहां सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री लगाई 1608 में, सूरत में, है ना। लेकिन जहांगीर ने उसको परमिशन नहीं दी, इसलिए वहां से छोड़नी पड़ी। फिर इन अंग्रेजों ने 1611 में मसूलीपट्टनम में, कहा? मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगाई। लेकिन जब जहांगीर ने इजाजत दे दी तो फिर से सूरत में ही फैक्ट्री लगाई। लेकिन वो बात कब की है? 1613 में। 1613 में फिर से सूरत में फैक्ट्री लगाई। किसने? अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने सूरत में पहली बार लगाई 1608 में, लेकिन सफलता नहीं मिली क्योंकि जहांगीर हमारे यहाँ राजा थे, जहांगीर ने परमिशन नहीं दी। 1611 में फिर वो साउथ चले गए। साउथ इंडिया में उन्होंने मसूलीपट्टनम यानी तमिलनाडु में फैक्ट्री स्टार्ट की, वहां से काम करना स्टार्ट किया, है ना। फैक्ट्री बोले तो अपना कार्यालय लगाया, वहां से मसालों वगैरह को, कपड़ों वगैरह का ये व्यापार करने लगे। उसके बाद 1613 में जहांगीर ने इजाजत दे दी कि आप सूरत से व्यापार कर सकते हो। तो 1613 में 1613 में सूरत से फिर से व्यापार स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ओके, तो ये था अंग्रेजों के बारे में। अब मैं थोड़ा सा फ्रेंच के बारे में बात करता हूं। फ्रांसीसियों ने यहां पर पहली व्यापारिक कोठी कब लगाई थी? फ्रांसीसियों की भी बेटा यहीं पर फर्स्ट फैक्ट्री लगी थी। तो फ्रांसीसियों ने सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1668 में लगाई थी। किसने? फ्रांसीसियों ने, ठीक है, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1668 में सूरत में ही लगाई थी। ओके, सूरत किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। ये था क्वेश्चन बेटा। सूरत नाम का ये जहाज है और सूरत की जगह पर गुजरात में इसका अनावरण किया गया है, वहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 2023 में हॉकी में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी को किसने जीता है? बेटा ये जीत चुके हैं अभी इंडिया जीता है। किसको हराया? जापान को हराया। किसको हराया बेटा? जापान को हराया, ठीक है, 4-0 से। 4 गोल हमने किए, उसने एक भी नहीं किया, ठीक है। इससे पहले यह कारनामा हम लोग कर चुके थे 2016 में। हम ये महिला एशियाई चैंपियनशिप जो थी, महिला हॉकी की एशियाई चैंपियनशिप हम 2016 में जीत चुके थे। अब की बार ये दूसरी बार हमने ये कारनामा किया है 2023 में। किसको हराया? जापान को हराया। ये कहां पर चले हुए थे बेटा? ये खेल चले हुए थे झारखंड में। कहां पर? झारखंड में ये गेम चले हुए थे। ओके, बात समझ में आ गई। झारखंड के अंदर मैं ट्राइब आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। झारखंड की जो जनजातियां ना आपके पेपर में आएंगी, एक तो है संथाली और एक है मुंडा। संथाली और मुंडा यहाँ की जनजाति हैं। ओके, ध्यान रहेगा। मेन यहाँ पर ट्राइब्स है झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का प्लेट्यू झारखंड के अंदर है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड के अंदर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे पहली बड़ी लोहे की फैक्ट्री झारखंड में ही लगी थी 1907 में।
उस समय इसको झारखंड नहीं बिहार बोलते थे। तो बेटा बिहार से झारखंड अलग हो गया सन 2000 में, इसलिए जब जहां पर जो वो फैक्ट्री लगी थी वो जगह अब झारखंड में आती है तो झारखंड बोला जाता है। 1907 में टिस्को नामक कारखाना, टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी, ये कब लगी थी? 1907 में लगी थी। उस समय जगह कहां थी? बिहार थी। बिहार में एक जगह है साकची, बिहार में एक जगह थी बेटा साकची, यहां पर लगी थी। जब झारखंड अलग हो गया तो बेटा ये जो साकची नामक जगह है इसका नाम पड़ गया क्या? जमशेदपुर, जमशेदपुर। तो आज ये जगह झारखंड के जमशेदपुर में है जहां पर टिस्को कारखाना लगा है। टाटा आयरन स्टील कंपनी, ये फुल फॉर्म होती है। 1907 में छोटा नागपुर के पठार में जमशेदपुर में वहीं पर ये फैक्ट्री लगाई थी। ओके, उस समय ये बिहार में था। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 7 नवंबर 2023 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ये चित्र आप देख रहे हो ना बेटा, कमाल की बात है। ये कौन है? ये है एंजेला मैथ्यूज। एंजेला मैथ्यूज पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जो क्रिकेट ग्राउंड में गए और आउट हो गए बिना खेले। क्यों भाई? क्योंकि जब भी कोई क्रिकेट प्लेयर आउट होता है, जब भी कोई बैट्समैन आउट होता है तो उसके बाहर जाने से ठीक 2 मिनट के अंदर दूसरा बैट्समैन वहां पर आना चाहिए। ये रूल बन गया। अभी पहले 5 मिनट का शायद समय था, 2 मिनट का, शायद 3 से 5 मिनट का कुछ समय होता था, लेकिन अभी रूल चेंज हो गया। आपका प्लेयर, आपकी टीम का प्लेयर कोई आउट हो गया तो उसके आउट होने के 2 मिनट के अंदर अंदर आपको स्टेडियम में पहुंचना है, बैटिंग स्टार्ट करनी है 2 मिनट के अंदर। तो ये लेट हो गए थे, इसलिए एम्पायर ने इनको बोला अब आप जा सकते हो वापस, अब आप नहीं खेल पाओगे, टाइम आउट हो गया। ओके, तो दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए वर्ल्ड कप के अंदर एंजेला मैथ्यूज, ठीक है, जो कि टाइम आउट के जरिए आउट कर दिए गए हैं एम्पायर के द्वारा, क्योंकि 2 मिनट से लेट ये पहुंचे थे, ज्यादा समय हो गया था इनके, इसलिए खेल नहीं पाए, इनको आउट करार दे दिया गया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? ये है बेटा हीरा लाल सामरिया। हीरा लाल सामरिया। मुख्यमंत्री द्रौपदी मुर्मू ने ऐसा किया है। द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई राष्ट्रपति भवन में। द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है राष्ट्रपति भवन में। हीरा लाल सामरिया को पहले एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, आईएएस अधिकारी रह चुके हैं पहले हीरा लाल सामरिया। ओके, बात समझ में आ गई? चलो, ये पहले ऐसे, भारत के पहले ऐसे नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं जो किसी दलित फैमिली से हैं। दलित फैमिली से फर्स्ट मुख्य सूचना आयुक्त ये बन गए हैं। ओके, इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि एक दलित हैं, है ना, एससी कास्ट से हैं, तो कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 6। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा का संबंध किस देश से है? द फेमस बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बिलोंग टू विच कंट्री? तो बेटा ये बुलावा, लास्ट में जब ये आवा आए ना, मैंने आपको थोड़ा सा, मैं रसिया की पहचान देता हूं बेटा। रसिया में लास्ट में आपको आवा जरूर दिखेगा, या आपको वह दिखेगा, है ना, या आपको अव दिखेगा। तो ये जो भी चीजें हैं इस टाइप की, तो बेटा वो चीज करोगे आप रसिया के अंदर। तो बुलावा मिसाइल बेटा कहां पर? रसिया के अंदर। मारक क्षमता कितनी है? 8000 किलोमीटर तक ये वार करेगी। ओके, ये 6 परमाणु हथियार ले जा सकती है, 6 परमाणु मिसाइलें, हथियार वगैरह ले जाने में सक्षम है, 8000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। किसकी बैलिस्टिक मिसाइल है? रसिया की। रसिया के राष्ट्रपति कौन है? रसिया के राष्ट्रपति कौन है बेटा? ये हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। रूबल यहाँ की करेंसी है। करेंसी कौन सी है? रूबल। रूबल करेंसी है। कैपिटल कौन सी है? मॉस्को, जो कि यूरोप के अंदर है। मॉस्को, मॉस्को वहीं पर एक नदी भी है। रूबल वहां की करेंसी है। ओके, किसकी? ये करेंसी है रसिया की, ठीक है। चलो मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, रसिया के अंदर बेटा दुनिया की सबसे ठंडी जगह है बरखोयास्क। बरखोयास्क
दुनिया की सबसे ठंडी जगह है बरखोयास्क, जहां पर आदमी रहते हैं उसमें सबसे ठंडी जगह बेटा। वैसे तो इससे भी ठंडी जगह अंटार्कटिका में है बेटा, लेकिन जहां आदमी रहते हैं वहां सबसे ठंडी जगह है बरखोयास्क। किधर? इन साइबेरिया, इन साइबेरिया, ठीक है, साइबेरिया के अंदर है बेटा ये, रसिया के अंदर बरखोयास्क। चलो क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? बेटा ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस अभी मनाया गया है 7 नवंबर को, 7 नवंबर को ये बनाया गया है बेटा अभी। ओके, तो मैं आपको बात बताऊं, अच्छा वैसे तो वर्ल्ड कैंसर दिवस कब होता है बेटा? वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन कैंसर जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। ठीक है, बात समझ में आ गई। किनका जन्मदिन होता है इस दिन? मैरी क्यूरी का, मैरी क्यूरी, जिसको हम मैडम क्यूरी बोलते हैं, है ना। ये मैरी क्यूरी एक ऐसी महिला है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। मैरी क्यूरी, ठीक है, मैरी क्यूरी ये ऐसी महिला, इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। 1903 में, 1903 में फिजिक्स का, यानी भौतिकी का, भौतिकी में, फिजिक्स में, ठीक है, रेडियम वगैरह की खोज की थी फिजिक्स वगैरह के अंदर। और 1911 में भी मिला, 1911 में मिला रसायन शास्त्र में, रसायन, है ना। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में मिला 1911 में। 1903 में मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड को मिला, 1911 में इनको ही मिला रसायन की खोज के लिए। रसायन में मिला था बेटा ये रसायन यानी केमिस्ट्री में मिला था, केमिस्ट्री में। फिजिक्स में 1903 में मिला था। कौन? मैरी क्यूरी। इनका जन्म दिवस भी अभी 7 नवंबर को आता है। मैरी क्यूरी की डेथ कैसे हुई थी? ये क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए का क्वेश्चन पूछा गया था। मैरी क्यूरी की डेथ कैसे हुई थी बेटा? क्वेश्चन ये था कि कौन से ऐसे नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिनकी मृत्यु अपने ही खोज के कारण हो गई थी। तो बेटा मैरी क्यूरी की खोज अपने जो रेडियम, जो रेडियो एक्टिव जो चीजें हैं उनके संपर्क में आ गई थी और उसी के कारण इसकी डेथ हुई थी, है ना। मैरी क्यूरी एक ऐसी महिला जो कि जिसकी मृत्यु अपने ही आविष्कार के थ्रू हो गई थी, वो थी मैरी क्यूरी। ओके, 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली मैरी क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के रूप में अध्यक्ष के रूप में चुना गया है बेटा? रिसेंटली हु हैज बीन रिजेलेक्टेड। तो बेटा ये एज द चेयरमैन ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट। तो बेटा आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी। ये 5 साल के लिए चुने गए, है ना। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए चुने गए सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष के रूप में, सोमनाथ ट्रस्ट के रूप में, अध्यक्ष के रूप में उनके लिए चुने गए हैं। पहले भी चुने गए थे, ठीक है, 5 साल के लिए चुने गए थे, लंबी अवधि के लिए पहली बार ये चुने गए हैं, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी। सोमनाथ के मंदिर की मैं बात करूं तो बेटा इसका ये बनाया था जो आधुनिक जो है बेटा वो चालुक्य राजाओं ने ये तैयार किया था, चालुक्य राजाओं ने, ठीक है। और हमारी सरकार ने इसको ठीक से कब बनाया? 1951 में। 1951 में इसका थोड़ी टूट फूट थी, इसकी सुधार किया गया, अच्छा बनाया गया इसको। चालुक्य राजाओं के द्वारा ये बनवाया गया था, है ना, बहुत समय पहले। और ये लूटा कब गया था मैं आपको ये भी बताऊं बेटा, सुनिए। जो सोमनाथ मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। इसको लूटा गया था 1025 में। किसने लूटा था? गजनी ने, गजनी, महमूद गजनी। महमूद गजनी ने 1025 में जब भारत पर अटैक किया, 16वां अटैक था, 16th अटैक था बेटा, 16वां आक्रमण था, ठीक है, 16वां आक्रमण था ये गुजरात पर, सोमनाथ के मंदिर में। जब 1025 में गजनी ने यहां पर अटैक किया था, सोने के दरवाजे वगैरह थे उनको तोड़कर ले गया था। वापस इन पर जब वापस ये जो जा रहा था वापस, तो जाटों ने इनका मुकाबला किया, जाटों ने इनसे कुछ छीन लिया। तो उसी चीज का बदला लेने के लिए महमूद गजनी ने 1027 में अपना 17वां आक्रमण किया। किसके खिलाफ? स्पेशल जाटों के खिलाफ, स्पेशल जाटों के खिलाफ,
17वां आक्रमण किया था महमूद गजनी ने 1027 में। सोमनाथ मंदिर को ये लूट के ले गया था, 20 लाख सोने की असरफियां लूट के ले गया था सोमनाथ मंदिर से। बेटा सोमनाथ मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है, शिव जी का टेम्पल है ना। ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर से सीधी एक लाइन नीचे की तरफ खींच दें तो हम साउथ पोल पे जाके टकरा सकते हैं विदाउट किसी लैंड एरिया के। बीच में कोई भी लैंड एरिया नहीं टकराएगा, सीधा साउथ पोल तक ये सीधी लाइन खींची जा सकती है सोमनाथ मंदिर से लेकर साउथ पोल तक, दक्षिणी ध्रुव तक। बीच में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं है, कोई भी लैंड एरिया बीच में नहीं है। ओके, तो बेटा इतनी सारी टेक्नोलॉजी पहले कहां से आ गई, क्योंकि पहले तो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर वगैरह थे नहीं जो कि सीधा बताए कि सीधी लाइन में यही होगा, है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में मिली एक जानकारी के अनुसार दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बन गई है। तो बेटा ये चित्र में देख रहे हैं ना आपको, ये है शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। देखिए ये अभी लगातार 2009 से चली हुई है प्रधानमंत्री के पद पर। पहले ये बनी थी कब, 1996 से 2001 तक पहली बार ये बनी थी तब। लेकिन 2019 से अब तक ये प्रधानमंत्री के पद पर हैं शेख हसीना। ओके, ये बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता थे मुजीबुर रहमान, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। मुजीबुर रहमान बेटा बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। और मुजीबुर रहमान की बेटी हैं शेख हसीना, उन्हीं की बेटी हैं, 76 साल की हो चुकी हैं। कितने साल की, 76 वर्षों की। 76 वर्षों की हो चुकी हैं शेख हसीना। किसकी बेटी हैं, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। ओके, अब तक ये 2009 से अब तक ये प्रधानमंत्री के पद पर हैं। 1996 से 2001 में पहले ये प्रधानमंत्री बन चुकी थी, है ना। बांग्लादेश की मैं आपके सामने बात करूं तो बेटा बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, रुपया वहां की करेंसी है, जातीय संसद वहां की पार्लियामेंट है ना। रुपया आप कह सकते हो, रुपया चलता है वहां पर भी। ओके, बात समझ में आ गई। और भारत में सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा है जो कि बांग्लादेश में स्थित है, सुंदरवन का डेल्टा। ये सुंदरवन का डेल्टा बेटा किधर है, ये है बांग्लादेश व भारत में। बांग्लादेश और भारत में इसको दो नदियां बनाती हैं। सुंदरवन के डेल्टे को दो नहीं बेटा, 3 नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। इन 3 नदियों का पानी आता है, इन 3 नदियों का सेडिमेंट्स है, किसके अंदर, अवसाद है, डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। 3 नदियां इसको बनाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। ओके, गंगा को बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना, है ना। और मेघना नदी जहां से ओरिजिनेट होती है वहां पर उसको बोलते हैं बराक, है ना। यही बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। जैसे ही असम में चलती है, जैसे ही असम में आती है तो इसके 2 भाग होते हैं बराक नदी के। अपर पार्ट को बोलते हैं सूरमा, लोअर पार्ट को बोलते हैं कुशियारा, है ना। ये सूरमा और कुशियारा नदियां बांग्लादेश में जाकर फिर से मर्ज हो जाती हैं, एक हो जाती है, वहां पर उसका नाम पड़ता है मेघना। ओके, मेघना नदी पद्मा में जाकर मिल जाती है और मेघना प्लस पे पद्मा तो क्या बनता है, मेघना। लास्ट में सुंदरवन का डेल्टे तक पहुंचती कौन सी नदी है, मेघना, लेकिन पानी तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का भी है उसके अंदर। ओके, बात समझ में आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 10। दिल्ली में वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा का समाधान किस आईआईटी के द्वारा दिया गया है। बेटा ये आईआईटी कानपुर ने दिया है। कृत्रिम वर्षा हो सकती है भाई दिल्ली के अंदर, है ना, लेकिन कृत्रिम वर्षा के लिए भी बादल का होना आवश्यक है। लेकिन अभी बादल की कोई ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही नवंबर के अंदर, है ना, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस किया जा सकता है। तो बेटा आईआईटी कानपुर ने बोला दिल्ली में कृत्रिम वर्षा करा दीजिए तभी कुछ होगा। दिल्ली में क्या करा दीजिए, कृत्रिम वर्षा। ये कृत्रिम वर्षा किस चीज से होती है बेटा, सिल्वर आयोडाइड,
ठीक है ना। और क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड के साथ पोटेशियम आयोडाइड, फिर कैल्शियम आयोडाइड साधारण नमक के साथ ये बादलों में छोड़े जाते हैं। और ड्राई आइस है ना, ड्राई आइस जो होती सूखी बर्फ, और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बोली ये बादलों में जहाज के थ्रू छोड़ दी जाती है और वहीं से क्लाउड सीडिंग की शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। तो क्लाउड सीडिंग से बेटा आर्टिफिशियल रेनफॉल हम करा सकते हैं, हमने पहले भी कराई है। भारत में वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर हमने कृत्रिम वर्षा कराई है ना, और भारत में हमने ये कई जगह पहले भी कराई है। इसमें एक बार में कराने का 10 से 15 लाख रुपया खर्चा आता है, इसलिए थोड़ा सा इसको कराने से हटते हैं। बट अभी दिल्ली में कराई जा सकती है। फिलहाल दिल्ली में बेटा बादल नहीं बने हुए, थोड़ा सा लेट हो सकते हैं, लेकिन कराई जाएगी जरूर, ऐसा मानना है। ओके, तो आईआईटी कानपुर ने आर्टिफिशियल रेनफॉल का समाधान दिया है दिल्ली के लिए। ओके, तो बेटा आज के ये क्वेश्चन थे। क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।